सबसे पहले तो ज़बान और उसकी सदाकतों के नाम इस जश्न को सलाम। ज़बान और उसकी फलती फूलती मोहब्बतों के इस नायाब जश्न में, उन मोहब्बतों की फैलती खुशबुओं के इस जश्न में, ज़बान उसके एहतराम और इंसराम के इस जश्न में हम दिल की गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। और उसके बाद आपकी इजाज़त से मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। लोग कहते हैं तो लोगों पे ताज्जुब कैसा। क्या बात। लोग कहते हैं तो इस बात में कुछ तो सच होगा क्या बात। कि अख्तर शीरानी हिंदुस्तान के सबसे रोमांटिक शायर हैं। तो आइए आज याद करते हैं लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान। कौन? लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान यानी अख्तर शीरानी। मेरे साथ ये जो अस्मा हैं, इन्हें अख्तर शीरानी की नज़में बहुत अच्छी लगती हैं। इनको बहुत सी नज़में ज़बानी याद हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए, इनसे दरख्वास्त की जाए कि आइए हमारा साथ दीजिए। हमारे साथ रोली बरुआ हैं, इनको अख्तर शीरानी की गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, तो रोली आज आपको बहुत सी गज़लें सुनाएंगी, अस्मा कुछ नज़में सुनाएंगी और मैं इन दोनों की हाँ में हाँ मिलाऊंगा। मेरा और कोई काम नहीं है। और आपका सबसे अहम काम है, आप ये तय करेंगे कि ये दावा किस हद तक दुरुस्त है कि अख्तर शीरानी हिंदुस्तान के सबसे रोमांटिक शायर हैं। आप ये समझिए कि ये प्रोग्राम जब ख़त्म होगा, अगर आपने ये बात नहीं मानी तो हम नाकाम रहे। अगर आपने ये बात मान ली कि वो हिंदुस्तान के सबसे रोमांटिक शायर थे तो हम कामयाब, हमारा ये प्रोग्राम कामयाब और आपकी मौजूदगी कामयाब। जी हाँ। और अपनी बात के सबूत में हम आपको अख्तर शीरानी की एक ऐसी ही नज़्म सुनाना चाहेंगे। ये वतन से मोहब्बत की, उसकी मिट्टी से मोहब्बत की बहुत ही खूबसूरत नज़्म है और मेरी नाचीज़ राय है कि इससे ज़्यादा वतन से मोहब्बत की मिट्टी से, उसके ज़र्रे ज़र्रे से, उसकी एक एक शय से, उसके गोशे गोशे से मोहब्बत की ये एक नायाब नज़्म है। क्या बात है। ये एक शाहकार है, एक मास्टर पीस है। बहुत से शायरों के साथ एक बहुत बड़े शायर हैं, आपने नाम सुना होगा, अहमद फराज साहब। उन्होंने भी उनकी इस नज़्म को कॉपी करने की कोशिश की है और कहने वाले लोग कहते हैं कि अख्तर शीरानी इस नज़्म को लिखने के बाद कुछ और ना भी लिखते तो हमेशा जिंदा रहते, हमेशा याद किए जाते। एक बात छोटी सी और बताना चाहूँगा इस नज़्म के तारुफ में। उर्दू के बहुत बड़े शायर थे जगन्नाथ आज़ाद। अच्छा। जगन्नाथ आज़ाद इतने बड़े शायर थे कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, जैसे हमारा जनगण मन अधिनायक है, जी। तो जब पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा गया तो उसे लिखने के लिए बहुत से शायर मौजूद थे, लेकिन जगन्नाथ आज़ाद से दरख्वास्त की गई। तो जगन्नाथ आज़ाद बहुत बड़े शायर थे। उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार ये नज़्म सुनी, जी। कौन सी नज़्म? ओ देश से आने वाले बता, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद जब ये नज़्म वो सुनते थे या पढ़ते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी। मैं समझता हूँ अगर आज ये नज़्म हम आपको सुनाएंगे और अगर आपकी आंखें नम हो गईं या वो जज्बा आपने छू लिया, तो इसका मतलब आपके अंदर भी एक शायर मौजूद है। आप जगन्नाथ आज़ाद तो नहीं, लेकिन जगन्नाथ आज़ाद जैसा दिल ज़रूर रखते हैं। बहुत खूब। और ये समझिए कि इस नज़्म के पीछे का ड्रामा ये है कि एक आदमी वतन से दूर कहीं रहता है। जी। एक आदमी वतन से दूर कहीं रहता है, उसके वतन से कोई आदमी आया है, दूसरा आया है, उसका दोस्त है, दुश्मन है, कौन है हमें नहीं मालूम, वो आया है और वो थका हुआ है। ये आदमी जानना चाहता है कि वतन में क्या चल रहा है। लगातार ये सवाल करता रहता है। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तो आप ये समझिए कि ये नज़्म एक तरह का आबशार है, एक झरना है, जिसमें एक दो सवाल नहीं है, 100 सवा 100 सवाल लगातार आते रहते हैं और कोई जवाब नहीं आता। जवाब हमें अपने दिल में ढूंढना है। जी। और इस नज़्म में बहुत खूबसूरत मंजर है। तो चलिए आपकी इजाज़त से मैं ये नज़्म आपको सुनाना चाहूँगा। ये एक शाहकार नज़्म है। वो कहते हैं, ओ देश से आने वाले बता,
ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान चमन, आवारे गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कनान वतन, वो बाग वतन फिरदौस वतन, वो सर्व वतन रेहान वतन। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं? क्या बात, क्या अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं? क्या अब भी सुहानी रातों में वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब वो सारे होते हैं? ओ देश से आने वाले बता, वो देश से आने वाले। अब देखिए, इसमें आपने ध्यान दिया होगा, बचपन, इसमें एक जो लाइन है, बचपन, जी, जी, वो बिल्कुल। पूछ रहे हैं हम खेल जो खेला करते थे, क्या अब वो सारे होते हैं? आपको याद होगा कि जब भी आप छोटे बच्चों को कुछ खेलता हुआ देखते हैं तो आप थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं, जी हाँ। क्या ये वही खेल खेल रहे हैं जो हम खेला करते थे? तो इस लाइन का सबटेक्स्ट बताता है, क्या बताता है बताइए, आपको क्या लगता है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, ठीक है। अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो मैं बता देती हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि बचपन के खेल, और बचपन का नाम आते ही मुझे लगता है सबके चेहरों पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। हमारे अंदर का बचपन, हमारा बच्चा अंदर का जो है वो जाग उठता है। तो ये जो शायर साहब थे, इन्हें बचपन में ही पढ़ने के लिए, रोली शायद आपको पता होगा ये बात, कि उन्हें बचपन में पढ़ने के लिए टोंक से लाहौर भेजा गया। लाहौर, जी जी। और उनके वालिद मोहम्मद शिरानी साहब ने इनको लाहौर भेजा ताकि ये पढ़ लिख कर एक काबिल आदमी बन सके। तभी उन्होंने अपने बचपन को याद किया। जी, उन्होंने अपने बचपन को याद किया, अपने गांव को याद किया और अपने देश को याद किया। ये टोंक जो है राजस्थान में एक रियासत होती थी, बड़ा नखलिस्तान है, एक ओएसिस है, आसपास रेगिस्तान है और बीच में बड़ा सरसब्ज और शादाब इलाका है जो टोंक है। वहाँ पैदा हुए थे। उनके वालिद जो है लाहौर में रहते थे। बच्चे को 9-10 साल की उम्र में जी। लाहौर भेज दिया पढ़ने के लिए। बच्चा वहाँ गया और शायरी में पढ़ गया, पढ़ लिख नहीं पाया। हाँ, 11 साल की उम्र से उन्होंने शौक शेर है। लिखने शुरू कर वो दिए। ज़्यादातर बच्चों की तरह जो होता है ना कि माँ बाप ने कुछ कहा और किया कुछ, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। जी जी। पढ़ने लिखने के अलावा जी, जी, यानी जी। शायरी में अपना दिल लगाया। हाँ, उन्होंने शायरी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। उसके बाद एक और बीमारी उस ज़माने में शायरों को हो जाती थी, वो आप जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। या तो वो आशिक हो जाते थे या पीने लगते थे। इनको दोनों प्रॉब्लम्स हो गई। नतीजे में तालीम तो नहीं हासिल कर पाए, लेकिन शायर बहुत बड़े बन बहुत गए पाए और गए इतने शायर। बड़े बन गए कि ये जो नज्म हम आपको सुना रहे हैं, जी। ओ देश से आने वाले बता, ये 19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र। 19 साल की उम्र में उन्होंने लिखी। तो मैं नज्म फिर से जारी रखना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। वो कहते हैं, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी शफक के सायों में, शफक क्या है? ऊषा, जो आसमान की लाली है। क्या अब भी शफक के सायों में दिन रात के दामन मिलते हैं? क्या अब भी चमन में वैसे ही खुश रंग शगुफे खिलते हैं? बरसाती हवा की लहरों से भीगे हुए पौधे हिलते हैं। ओ देश से आने वाले बता, शादाब व शगुफ्ता फूलों से मामूर है गुलजार अब के नहीं। बाजार में मालन लाती है फूलों के गुंदे हार अब के नहीं। और शौक से टूटे पड़ते हैं नौम्र खरीदार अब के नहीं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है? सड़कों की धुंधली शम्मों पर सायों का बसेरा होता है। बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात बहुत उन्होंने खूबसूरत, कही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है। जो दिन और रात का एक मंजर है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सो के उठते हैं और माँ बाप उन्हें सताते हैं और कहते हैं देखो सुबह हो गई और तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। जी बिल्कुल। तो रोज सुबह और रोज शाम एक ऐसा वक्त आता है जब आप बता नहीं सकते कि ये दिन है कि रात रात है, है। जब दोनों वक्त मिलते हैं। तो आपको कुछ याद आता है कि दिन रात के दामन जब मिलते हैं तो क्या होता है? दिन रोली। रात के जामन जब मिलते हैं तो मुझे इस पे एक जो ट्यून सी याद आ रही है। साहिर साहब का आप लोगों को एक गाना होगा, दोनों वक्त मिलते हैं। दोनों वक्त और मिलते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है और इसी से धुन उसने उन्हें उठाई है। वो देश से आने वाले
उस पे। माफ़ी चाहूँगी दानिश साहब यहाँ पे, जिस तरीके से दिन और रात का मिलन होता है संगीत में भी, उसी तरह से सुबह और शाम का जब मिलन होता है या रात से जब सुबह होती है तो संधि प्रकाश राग गाए जाते हैं। तो बस आप समझिए सबको समेट लिया उन्होंने। जी जी जी, जी वाह बिल्कुल। जी। उसके बाद वो कहते हैं, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहाँ वैसी ही जवां और मद भरी रातें होती हैं? क्या रात भर अब भी गीतों की और प्यार की बातें होती हैं? क्या हुस्न के जादू चलते हैं? क्या इश्क की घाटें होती हैं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी महकते मंदिर से, अब ये इस पे ध्यान दीजिएगा, जी बहुत। क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज आती है? नाकूस क्या है? शंख। क्या अब भी महकते मंदिर से नाकूस की आवाज आती है? क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अज़ां थर्राती है और शाम के रंगी सायों पर अजमत की झलक छा जाती है? ओ देश से आने वाले बता। अब देखिए ये जो बात है कि महकता मंदिर, अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपको कभी मंदिर की खुशबू सुंघाई नहीं देगी जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और आरती और फूलों की और जो भी चढ़ावे की मिली जुली खुशबू है, वो जब तक आप नहीं सूंघेंगे तब तक आप ये शेर नहीं कह सकते। उसके बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत बंदे, वो कहते हैं, क्या अब भी वहाँ के पनघट पर, क्या अब भी वहाँ के पनघट पर पनहारियाँ पानी भरती हैं? अंगड़ाई का नक्शा बन बन कर सब माथे पे गागर धरती हैं और अपने घरों को जाती हुई हंसती हुई चोहले करती हैं। ओ देश से आने वाले। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो अपनी गगरी को संभालने के लिए हाथ ऊपर करती हैं तो इनको लगता है कि वो अंगड़ाई ले रही है। वो अपने आप में कला की कृति है वो। क्या बात बस है। जो- जी जी जी। क्या बात। उसके बाद वो कहते हैं, क्या अब भी वहाँ मेलों में वही, क्या अब भी वहाँ मेलों में वही बरसात का जोबन होता है? फैले हुए बड़की शाखों में झूलों का नशेमन होता है, उमड़े हुए बादल होते हैं, छाया हुआ सावन होता है। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी उफक के सीने पर शादाब घटाएं झूमती हैं? दरिया के किनारे बागों में मस्ताना हवाएं झूमती हैं और उनके नशीले झोंकों से खामोश फिजाएं झूमती हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर? वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर। ओ देश से आने वाले बता। इसके बाद उनको लगता है, ये तो देखिए पूरा मंजरनामा हो गया। अभी तक वो टेलीस्कोप से देख रहे थे अपने वतन को, अब जो है कुछ अंदरूनी बातें पूछना चाहते हैं और पूछते हैं, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी याद बता? क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फजाएं भूल गईं? दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गईं? ओ देश से आने वाले बता, ओ देश। और आखिर में देखिए ये सारी बातें जिसके लिए हो रही हैं, अब वो मौजू और वो मजमून आ जाता है और वो आखिर में कहते हैं, आखिर में ये हसरत है कि बता, क्या बात। आखिर में ये हसरत है कि बता, वो गारत ईमा कैसी है? कौन? वो गारत ईमा कैसी है? बचपन में जो आफत ढाती थी वो आफत दौरा कैसी है? और हम दोनों थे जिसके दीवाने, इसको ध्यान दीजिए, हम दोनों थे जिसके दीवाने। अब ये बैठी हुई हैं, मैं इनसे नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो यहाँ बैठे होते, हम दोनों थे जिसके दीवाने, वो शम्मे शबिस्ता कैसी है? तो अब जाके हमें अचानक पता चलता है कि अभी तक जिससे बात हो रही थी वो दोस्त नहीं थे, वो कौन थे बताइए? रकीब थे। रकीब थे। वो कितनी खूबसूरती से वो रकीब से बातें कर रहे थे। ये सारी गुफ्तगू किससे थी? रकीब से। बहुत बाद में का मतलब तकरीबन 15-20 साल के बाद फैज़ अहमद फैज़ ने एक बहुत मशहूर नज़्म लिखी। जी हाँ, बिल्कुल। रकीब से। वो कहते हैं कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परेशाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। और सारी दुनिया ये समझती है कि फैज़ पहले आदमी हैं जिन्होंने रकीब को मुखातिब करके इतनी खूबसूरत नज़्म लिखी। हकीकत ये है कि उनसे 15-20 साल पहले अख्तर शिरानी
ये नज़्म लिख चुके थे। अच्छा, अब देखिए ये हो गया कि वो आफत दौरा कैसी है। उसके बाद देखिए कि उसको क्या क्या बातें उनको याद आती हैं आफत दौरा की। पूछते हैं, क्या अब भी रुखे गुलरंग पे वो, क्या अब भी रुखे गुलरंग पे वो जन्नत के नज़ारे रोशन हैं? क्या दो जन्नत के नज़ारे, दो आँखें। क्या अब भी रुखे गुलरंग पे वो जन्नत के नज़ारे रोशन हैं? क्या अब भी रसीली आँखों में सावन के सितारे रोशन हैं? वाह वाह। और उसके गुलाबी होठों पर बिजली के शरारे रोशन हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी गुलाबी गालों पर गेसुए सियाह बल खाते हैं? या बहर शफक की मौजों पर दो नाग पड़े लहराते हैं? वो जिनकी झलक से सावन की रातों के सपने आते हैं। ओ देश से आने वाले बता। अच्छा, एक इसमें अजीब सी बात है कि ये वतन को याद कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम बरसात बहुत याद आ रही है। बहुत ज्यादा। कहीं चेरापूंजी के तो नहीं है? चेरापूंजी के जाके नहीं तो थे। नहीं लिखा है कि इतनी बारिश का जिक्र किया है उन्होंने? टोंक के थे जहाँ पे बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। ये रेगिस्तान के लेकिन रहने उनका वाले थे, imagination और बहुत रेगिस्तान खूबसूरत में रहने वाले जो लोग होते हैं वो बारिश का ज़्यादा बहुत इंतज़ार ज़्यादा, करते हैं। बिल्कुल। बारिश ज़्यादा खूबसूरत जी, चीज़ है। बिल्कुल। बम्बई में रहने वाले बारिश से परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि बारिश ना हो, सब कुछ बहा ले जाएगी। रेगिस्तान में कभी कभी बारिश होती है, जी, जी। और ये साफ जाहिर है कि उन्हें बारिश बहुत पसंद थी। ये भी हो सकता है कि बचपन में जब वो लाहौर गए तो उस ज़माने में बरसात का मौसम था, तो जब भी उन्हें वतन याद आता था, वो हरा भरा वतन याद आता था। आखिर में वो कहते हैं, बिल्कुल आखिरी बंद है, वो कहते हैं, अब नाम खुदा होगी वो जवां, अब नाम खुदा होगी वो जवां, मैके में है या ससुराल गई, मैके में है या ससुराल गई, कुंवारी है या आफत में उसे कमबख्त जवानी डाल गई, घर पर ही रही या घर से गई, घर पर ही रही या घर से गई, खुशहाल गई, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले।
बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या खूबसूरत आपने बहुत खूब। तो यहाँ पर अभी आपने जब सुना कि वो देश से आने वाले बता, तो उसमें उन्होंने आखिर में पूछा है दानिश, सवाल आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं आपसे पूछती हूँ कि वो ज़रूर, सवाल जो उन्हें पूछा है कि वो मैके गई या और ससुराल गई और खुशहाल रही, खुशहाल गई। जी जी, उन्हें देखिए उस जमाने में जो आशिक होते थे वो दिलजले आशिक होते थे, जी, बिल्कुल। आमतौर से कोसते रहते थे हाँ। कि तेरा भी दिल टूट जाए, ये हो जाए, बर्बाद वो हो जाए, खुशहाल ना रहे। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। पहली बार उस जमाने में इस तरह की आवाज़ लोगों ने सुनी नहीं थी कि पूरे टाइम उनको ये फिक्र थी कि वो खुशहाल रही, खुशहाल गई। इस बात की कोई उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि वो नहीं मेरी ही होनी चाहिए थी। उनका ये था कि अगर शादी हो गई है तो कम से कम खुश तो है। तो ये ध्यान देने की बात ये है कि खुशहाली पे इतना ज़ोर क्यों? रीज़न ये है कि अख्तर शीरानी की शायरी का जो दौर है वो जी हाँ। पहली वर्ल्ड वार जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी वर्ल्ड वार के बीच का ज़माना। पीरियड है। जी हाँ, उस और जो ज़माने उन्होंने में जब बहुत ही होश बुरे संभाला, हालात थे। जी बहुत बुरे हालात थे, और उन्होंने जब होश संभाला तो पहली जंग अजीम को होते देखा। जी उस वक्त वो काफ़ी पाए के शायर नहीं थे, छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्होंने वो माहौल देखा और उस वक्त अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी बहुत बुरा माहौल था, सियासी उथल पुथल का दौर था, और ऐसे माहौल में अख्तर शीरानी ने अपने शायरी से रोमान और शबाब की एक ऐसी हसीन दुनिया तामीर की जो मुकम्मल तौर पर हसीन यादों और दिलकश ख्वाबों की जन्नत थी। वाह, क्या बात, क्या बात। और ये बहुत जिस खूबसूरत। शायरी को सुनकर पढ़ने वाला बिल्कुल उसमें गुम हो जाता था। और आप बताना चाहेंगे जी कि जी जी, यूँ समझिए कि उन्होंने रोमान को एक थेरेपी की तरह से इस्तेमाल किया, बिल्कुल, इलाज के तौर पर बहुत इस्तेमाल सही, किया। बहुत सही। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और फ्रीडम की का स्ट्रगल चल रहा था। लोग अरेस्ट किए जा रहे थे, जेलों में भेजे जा रहे थे, और जहाँ वो शायरी कर रहे थे जी। वहाँ के तकरीबन 10 लाख जवान लोग यानी पंजाब वहाँ से अंग्रेज़ी फ़ौज में भेज दिए गए और वो वर्ल्ड वार में वहाँ गए और उसके बाद वो मारे गए और उनके घर वालों को तरह तरह की तकलीफ़ें हुई। और उस ज़माने में रिसेशन था, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, जो भी रिसोर्सेज थे वो सब के सब जंग में चले गए थे। Exactly. तो इसलिए ये जो सवाल है उनका कि खुशहाल रही, खुशहाल गई, उस ज़माने में खुशहाली सबसे खूबसूरत चीज़ थी और वो हासिल नहीं थी किसी को, वो एक आरजू थी, एक तमन्ना थी। तो देखिए बुनियादी बात यह है कि अख्तर शीरानी की शायरी रोमान की शायरी है और ये साहिल लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, फैज़, ये मंटो सब, जी। और बाद के दौर के जितने भी शायर हैं जैसे मजाज, इनसे 10-12 साल, कुछ से तो 15 साल सीनियर थे और बहुत ही खूबसूरत शायरी करते थे। इनका असर हमको साहिर पे नज़र आता है, इनका असर हमको फैज़ पे नज़र आता है और इनका जो रोमान है बहुत ही खूबसूरत रोमान है। इतने रोमांटिक शायर थे और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लिखी। मैं सिर्फ एक शेर सुनाना चाहूँगा इस बात के सबूत के लिए कि वो कितने रोमांटिक शायर थे। बहुत आसान सा शेर है, आप देखिए। वो कहते हैं, वो कभी मिल जाएं तो क्या कीजिए, आहा, वो कभी मिल तो जाएं क्या तो कीजिए? क्या कीजिए। अब इसको देखें आप, इस शेर में इम्प्लाइड ये है, इसमें चॉइस है, कि पूछा वो गया है कभी या मिलते चॉइस नहीं। दी गई है? नहीं वो ये कभी सवाल मिलते पूछा नहीं। है कि चॉइस दी गई है? जी 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 जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि उन्होंने सवाल पूछा है या चॉइस दी है कि क्या किया जाए? वो पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हम हैं, सबसे पूछ रहे हैं, वो कभी मिल जाएं तो क्या तो कीजिए? क्या कीजिए। बहुत खूब। अब देखिए इसमें जो हसरत है ये साफ जाहिर है कि वो कभी मिलती नहीं है, कभी दिखती नहीं है। Exactly. और एक बार मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, वाओ, सोचते रह जाएंगे आप, हम क्या करेंगे। तो पहला मिसरा है, वो कभी मिल जाएं तो क्या कीजिए। दूसरा मिसरा बहुत खतरनाक अल्फाज से शुरू होता है, वो कहते हैं, रात दिन रात दिन रात दिन सूरत को देखा कीजिए। सूरत को देखा कीजिए। वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी नाजुक हैं, इतनी कोमल हैं कि सिर्फ उनको देखा जा सकता है, देखने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। या फिर वो इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि उनके चेहरे से नज़र हटती ही नहीं है कि हम कुछ और देखें। उसके बाद अगला शेर आप देखिए, वो कहते हैं, जो तमन्ना बर न आए उम्र भर। कौन सी तमन्ना? उनसे मिलने की तमन्ना। जो तमन्ना बर न आए उम्र भर उसकी तमन्ना कीजिए, उम्र भर उसकी तमन्ना कीजिए, उम्र भर उसकी तमन्ना कीजिए।
तमन्ना कीजिए उम्र भर, उसकी तमन्ना कीजिए, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, वो कभी मिल जाए तो। चांदनी रातों में एक एक फूल को चांदनी रातों में एक एक फूल को बेखुदी कहती है सजदा कीजिए, बेखुदी कहती है सजदा कीजिए, वो कभी मिल जाए तो। इश्क की रंगीनियों में डूब गए, इश्क की रंगीनियों में डूब गए, चांदनी रातों में रोया कीजिए, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, रात दिन सूरत को देखा कीजिए, वो कभी मिल जाए तो। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत नहायत खूबसूरत अदायगी, बहुत ही खूबसूरत गजल और मुझे उससे थोड़ा सा खूबसूरत बढ़ा अदायगी। दीजिए। जी जी जी। मंटो ने अपने चंद मुलाकातों में एक अख्तर शिरानी से इंटरव्यू किया था, एक किताब लिखी थी जी। उसमें अख्तर शिरानी से चंद मुलाकातों में उन्होंने बताया कि उस ज़माने में होटलों के बैरों से लेकर आम लड़के और तालिब इल्म तक, यानी स्टूडेंट्स भी ए इश्क कहीं ले चल ये नज़्म अक्सर गाते गुनगुनाते मिलते थे। और ये नज़्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसकी धुन पर, इसकी बहर पर 40-50 फिल्मी गाने उस ज़माने की फिल्मों में हमें मिलते हैं। और जी, वो कहते हैं कि ऐ इश्क कहीं ले चल, बहुत खूब, तो इश्क में बड़ा पोटेंशियल है, हमको कहीं ले चल, कुछ तो दिला दे। अब यहाँ पे इश्क जो है वो इश्क नहीं है जो आमतौर से समझा जाता है, इश्क वो पैशन है, इश्क वो डेडिकेशन है। तो वो कहते हैं ऐ इश्क कहीं ले चल, बहुत ही खूबसूरत नज़्म। और कहते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब को, जी बिल्कुल, B.R. चोपड़ा साहब को ये नज़्म बहुत पसंद थी और बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी फिल्मों में इसे शामिल कर लेते थे। 1938 में एक फिल्म आई ज़माना, जिसमें ये नज़्म जो है अमीर बाई कर्नाटकी गा रही थी। उसके बाद फिल्म शोले आई, पुरानी वाली शोले, नई वाली नहीं। ये B.R. चोपड़ा की फिल्म थी शोले। उसमें शमशाद बेगम, हेमंत कुमार और शारदा
इसको फिल्म में कई बार गाते हैं। उसके बाद ज़माने से पूछो एक फिल्म आई, उसमें ये कव्वाली की शक्ल में थी, और बाद में तलत महमूद का बहुत मशहूर गाना है ऐ मेरे दिल कहीं और चल, वो भी इसी का क्लोन है, जी, इसी से इंस्पायर्ड है। जी 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 लेकिन जो असल नज़्म है वो असल नज़्म है, जी, और कोई भी गाना, जितने भी गाने इससे बिल्कुल। इंस्पायर होके लिखे गए, बहुत लंबी नज़्म है, यहाँ पे वक्त की कमी की वजह से हम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन इसके कुछ हिस्से हम चाहेंगे कि अस्मा साहिबा यहाँ पे पेश करें। ऐ इश्क कहीं ले चल, ऐश कहीं ले चल, ऐश कहीं ले चल, इस पाप की बस्ती से, नफरत गहे आलम से, लानत गहे हस्ती से, इन नफ्स परस्तों से, इस नफ्स परस्ती से, दूर और कहीं ले चल, ऐश कहीं ले चल। हम प्रेम पुजारी हैं, हम प्रेम पुजारी हैं, तू प्रेम कन्हैया है, वाह, हम प्रेम पुजारी हैं, तू प्रेम प्रेम कन्हैया है, तू प्रेम कन्हैया है, ये प्रेम की नैया है, ये प्रेम की नैया है, तू इसका खिवैया खिवैया है, है, वाह वाह क्या वाह, क्या बात है। ये प्रेम की नैया है, तू इसका खिवैया है, कुछ फिक्र नहीं ले चल, कुछ फिक्र ऐश नहीं ले चल, कहीं ले ऐश चल, कहीं ले ऐश चल, कहीं ले चल, ऐश कहीं ले ऐश चल। कहीं ले बहुत खूबसूरत नज़्म है। जी कहते हैं कि आज़ादी से पहले HMV एक बहुत मशहूर कंपनी थी जी। जो कि बेसिकली गाने रिलीज करती थी। उसने इस नज़्म को, उसके रेसिटेशन के कुछ रिकॉर्ड निकाले। जी 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 हो सकता है कि कुछ लोगों के पास ये नज़्म मिल भी जाए, हाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की लेकिन हमें सूरत उनकी में। गजलों के ही रिकॉर्ड्स मिलते हाँ, हैं, लेकिन नज़मों के नहीं मिलते। ज़्यादातर जो उनकी पुरानी गज़लें हैं जी बस उसी के रिकॉर्ड मिलते हैं। मुनव्वर सुल्ताना की गाई एक गज़ल जी 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 एक ज़माने में बहुत ही पॉपुलर थी, हाँ और ये गज़ल क्या है, वो समझिए कि एक तरह का ख़त है, ख़त लिखा जा रहा है। जिसको ख़त लिख रहे हैं उसी से पूछते हैं कि मैं तुम्हें क्या लिखूं। आहा क्या बात। तो पहला शेर देखिए, पूछते हैं मैं आरज़ूए जान लिखूं, मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू। ओहो चॉइस अगेन जी, चॉइस। जी, मतलब आप ही की चॉइस है, आप बता दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, तू ही बता दे नाज से ईमान आरज़ू। और ईमान और जान निसार तेरी एक निगाह पर। आहा क्या बात। ईमान और जान निसार तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरज़ू है, तू ईमान आरज़ू, तू जाने आरज़ू है, तू ईमान आरज़ू, तू जाने आरज़ू है, तू ईमान आरज़ू। दानिश साहब आपको एक बात बताना चाहती हूँ जी। कि अख्तर शिरानी पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला और बेधड़क अपनी महबूबाओं के नाम लेकर। नहीं, मैं चाहूँगा कि ये गज़ल पहले हो जाए, फिर हम लोग बातें जारी रखेंगे। आप ये जो गज़ल गज़ल है मैं आरज़ू जान लिखूं, या जाने आरज़ू। मुझे लगता है कि रोली इसे पेश करना चाहेंगे। मेरी जरूर। बहुत पसंदीदा गजल है। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर जी। मैं आरज़ू जान लिखूं या जाने जाने आरज़ू। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। तू ही बता
पशे माने आरज़ू, एक हम के हैं अभी से पशे माने आरज़ू, पशे माने आरज़ू, मैं आरज़ू में जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। वाह 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 वाह। मुनव्वर सुल्ताना उस ज़माने की बहुत मशहूर गज़ल गायिका थी और रोली ने बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में बिल्कुल उनकी आवाज़ बहुत- के बहुत आसपास खूबसूरत ले जा आवाज़। इसको गज़ल पहुंचा दिया। बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी। जी, आप कुछ कह रही थी कि वो अपनी महबूबाओं के नाम लिख के, उस ज़माने में नाम लेना जो है बहुत मायूब बात समझी जाती थी और क़त्ल खून हो सकता था अगर नाम हाँ, लेके। हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका शौक़ कह लीजिए, उनकी हॉबी कह लीजिए कि वो अपनी महबूबाओं के नाम ले लेकर अपनी नज़में और गज़लें लिखा करते थे। और उनकी खालिस रोमानी शायरी में बहुत ज़्यादा नेचर का जिक्र होता था, जहाँ पर फूल होते थे, बहार होती थी, हर तरफ चांदनी, पानी और ना मालूम, मतलब मुझे लगता था कई बार कि ये नज़में उनकी पढ़कर कि वो शायर थे या पेंटर थे या क्या पेंटर थे, पेंटर थे, है ना। पेंटर हर थे, चीज़ वो जी। इतने खूबसूरत अंदाज में दिखाते हैं कि आप खुद लगता है उस नज़्म को पढ़ते पढ़ते उस वादी में चले जाते हैं। जी जी जी। तो उनकी एक नज़्म आपको शायद याद आए कि जिसमें उन्होंने नाम लिया है अपनी महबूबा रेहाना का। रेहाना, रेहाना बहुत मशहूर नज़्म है उनकी। और वो कहते हैं, जहाँ रेहाना रहती थी, एक वादी है जहाँ रेहाना रहती थी। जी। बहुत लंबी नज़्म है। इस नज़्म में बहुत से बंद हैं, तो यूँ समझिए कि हर बंद एक खिड़की है। उस खिड़की से आपको उस वादी का नज़ारा देखने को मिल सकता है और हर नज़्म वादी का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा हमको दिखाता है। और हर बंद में एक जी, नई एक और नई- बात मैं कहना चाहूँगा कि जब अख्तर शीरानी ने लिखना शुरू किया तो उस ज़माने में अंग्रेज़ी शायरी का बड़ा ज़ोर था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और लॉर्ड बायरन बहुत पसंद किए जाते थे रोमांटिक शायरी के लिए। जी जी जी। तो राजस्थान के रहने वाले थे, अपना नाम लिखते थे नज़्म के बाद, लिखते थे अख्तर शीरानी, ब्रैकेट में लिखते थे लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान। जी जी जी। लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान, यंग उम्र की बात है। लेकिन ये जो उनकी नज़्म है जहाँ रेहाना रहती थी, अगर मुझे लगता है कि लॉर्ड बायरन इस नज़्म को पढ़ लेते तो वो अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर देते अख्तर शीरानी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, बिल्कुल। ये लॉर्ड बायरन की किसी भी नज़्म से ज़्यादा खूबसूरत नज़्म है। इसमें जो रोमान है, इसमें जो हुस्न है, इसमें जो जमालियात है, इसकी जो एस्थेटिक्स है, इसकी एक एक लाइन इतनी खूबसूरत है कि बस मज़ा आ जाता है। जी, मुझे लगता है कि आपको अभी भी इसके कुछ हिस्से याद होंगे। थोड़े बहुत। जी जी, अगर आप कुछ सुनाएं थोड़ी सी। जी ज़रूर। तो वो कहते हैं, यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। यही वादी है वो हमदम, जी, यही वादी जहाँ है रेहाना रहती जी। आप तस्वुर कीजिए कि यही वादी है थी। यही वादी है वो, जी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रेहाना रहती रहती है। अब हम सबको इमेजिनेशन में जाना है, अपने तस्वुर में। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। वो इस वादी की शहजादी थी और शाहाना रहती थी। कमल का फूल थी, संसार से बेगाना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। इन्हीं सहराओं में वो अपने गले को चराती थी। इन्हीं चश्मों पे वो हर रोज मुंह धोने को आती थी। मुंह धोने को आती जी। थी। वाओ। इन्हीं टीलों के दामन में वो आजादाना रहती थी। यही वादी वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। फिजाएं गूंजती हैं, फिजाएं गूंजती हैं अब भी उन वहशी तरानों से। सुनो आवाज सी आती है वाह। इन खाकी चट्टानों से, सुनो आवाज सी आती है उन खाकी चट्टानों से कि जिनमें वो बरंगे निखते मस्ताना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। तबाही की हवा इस खाके रंगी तक ना आई थी। तबाही की हवा यानी कि वर्ल्ड वार के जो असरात थे जी, बिल्कुल। वो अभी वहां नहीं पहुंचे थे। तबाही की हवा इस खाके रंगी तक ना आई थी। ये वो खित्ता था
जिसमें 9 बहारों की खुदाई थी, वो इस खित्ते में मिसले गुंचाए मस्ताना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। सबा शाखों में नखलिस्तान की, सबा शाखों में नखलिस्तान की जिस दम सरसराती है, मुझे हर लहर से रेहाना की आवाज आती है। यही रेहाना रहती है, यही रेहाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। मेरे हमदम जुनूने शौक का इजहार करने, मेरे हमदम जुनूने शौक का इजहार करने दे। मुझे इस दश्त की एक एक कली से प्यार करने, एक एक कली से प्यार करने दे, कि जिसमें वो बरंगे निखते मस्ताना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। यही बस्ती थी ए हमदम मेरे रोमान की बस्ती, यही बस्ती थी ए हमदम मेरे रोमान की बस्ती, मेरे अफसानों की दुनिया, मेरे विजदान की बस्ती। यही बस्ती थी रेहाना, यही रेहाना बस्ती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। उसे फूलों ने मेरी याद में बेताब देखा है, उसे फूलों ने मेरी याद में बेताब देखा है, सितारों की नजर ने रात भर बेख्वाब देखा है। वो शम्मे हुस्न थी पर सूरते परवाना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। यही हमरंगे गुलहाए यानी फूलों की तरह, यही हमरंगे गुलहाए हंसी रहती थी रेहाना, मिसाले हूरे फिरदौसे बरी रहती थी रेहाना। यही रेहाना रहती थी, यही रेहाना रहती है। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। और आखिरी बंद, पयामे दर्द दिल अख्तर दिए जाता हूँ वादी को, पयामे दर्द दिल अख्तर दिए जाता हूँ वादी को, सलाम रुखसते गमगी किए जाता हूँ वादी को, सलाम रुखसते गमगी किए जाता हूँ वादी को, सलाम ए वादी वीरा जहाँ रेहाना रहती थी। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती थी। यही समझिए कि ये नज़्म इतनी पॉपुलर थी कि सभी स्टूडेंट्स को ज़बानी याद होती थी और एक दूसरे को सुनाते थे, और इस पे बहुत सी पैरोडीज लिख ली गई थी। अख्तर शिरानी की नज़में ज़्यादातर जो है इतनी पॉपुलर थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उसी ज़मीन में कुछ खुद भी लिख लेते थे। लिख लिया करते। तो पैरोडी में क्या मतलब है, उससे और मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो एक ट्रिब्यूट होता था। तो ये जो नज़्म अभी अस्मा ने आपको सुनाई, उस पर एक पैरोडी लिखी गई और वो पैरोडी बहुत ही खूबसूरत है। ये अख्तर शिरानी की तो नहीं है लेकिन उनसे इंस्पायर्ड है, तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। वो कहते हैं, यही कॉलेज है वो हमदम, यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी, वो इस कॉलेज की शहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो बेबाकाना आती थी और बेबाकाना पढ़ती थी। वो लड़की थी मगर मजमून सब मर्दाना पढ़ती थी। बहुत मुश्किल सबक थे जिनको वो रोजाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। क्लासों में आमतौर से सुल्तानाओं की यही आदत होती है। आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। नहीं, इन सबको भी याद आ जाएंगी बहुत से सुल्ताना। नहीं, आप अपने बारे में बताइए, उनको तो बाद की बात है। एक्चुअली हमारी उम्र इतनी हो गई है कि अब हमें कोई सुल्ताना याद नहीं आती। ये बातें कभी भूलती नहीं, मुझे लगता है। आप जितनी उससे सुना रहे हैं मोहब्बत से, मुझे ये लगता है कि अभी भी याद आ रही है। जी चलिए बाद में कभी याद कर लेंगे, अभी ये नज़्म सुना देते हैं, आपकी इजाज़त हो अगर। बिल्कुल जरूर जी। तो यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। वो कहते हैं, क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी, क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी, किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वो जब दौरान लेक्चर बोर सी हो जाया करती थी तो चुपके से कोई ताज़ा तरी अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। किताबें देखकर कुड़ती थी, किताबें देखकर कुड़ती थी, महवे यास होती थी, बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। ताज्जुब है कि हर साल वो कैसे पास होती थी।
मुकर्रर। किताबें देखकर कुड़ती थी महवे यास होती थी, बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। ताज्जुब है कि वो हर साल कैसे पास होती थी, धड़ल्ले से जो नाना जान को जाना ना लिखती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहां सुल्ताना पढ़ती थी। अजब अंदाज के उशाक थे। अब ये उशाक एक तरह से मुश्किल लफ्ज है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आशिक का प्लूरल, अच्छा, एक आशिक नहीं थे, जी, मतलब जी, जी, एक होते तो कोई बात नहीं सही थी। बात है। उनके कई आशिक थे। अजब अंदाज के उशाक थे उस हीर के रांझे, अजब अंदाज के उशाक थे उस हीर के रांझे। खड़े रहते थे फाटक पर कई मजनू कई गामे। गामा उस जमाने के बहुत बड़े पहलवान गामा थे। पहलवान जी। खड़े रहते थे फाटक पर कई मजनू कई गामे। वो इस तूफान में रहती थी और तूफाना पड़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। सुल्ताना पढ़ती थी। अब देखिए, ये पैरोडी है और ये हंसने मुस्कुराने के लिए लिखी गई है, लेकिन इस पैरोडी में एक बड़ा उदास मोड़ आता है और उसके बाद हमारे दिल से दुआ निकलती है कि भाई किसी सुल्ताना के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा इस सुल्ताना के साथ हुआ। आगे कहते हैं, ये सब स्टूडेंट्स ने लिखा है, वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो, वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो। सुना है अब कोई उसका परवाना नहीं यारो। वेरी बैड। कोई उस शम्मे खाकिस्तर का परवाना नहीं यारो। खुद अफसाना बनी बैठी है जो अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहां सुल्ताना पढ़ती थी। तो देखिए, अख्तर शिरानी ऐसे शायर हैं जो अपनी नज़मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गज़लें खूबसूरत नहीं हैं। गज़लें भी बहुत खूबसूरत हैं और उनकी अगर नादिर व नायाब गज़लों की बात की जाए तो हबीब वली मोहम्मद बहुत ही मोटी आवाज़ में गाते थे, जैसे कि वो आवाज़ थी उनकी। कब्बन मिर्जा गाते थे, आई जंजीर की झनकार, जी 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 जी, खुदा खैर करे। वो लगता था कोई पहरेदार जैसे घंटा बजा रहा है। जी 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 जी। तो हबीब वली मोहम्मद साहब की आवाज़ में एक गज़ल है और उनकी आवाज़ आप जानते हैं कैसी है, और रोली की आवाज़ कितनी नाजुक है। कोशिश तो हम चाहेंगे कि रोली अगर उस गज़ल को यहाँ पे पेश करें। वो कहते हैं, क्या कह गई किसी की नज़र कुछ न पूछिए, क्या कह गई किसी की नज़र कुछ न पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए। वो देखना किसी का कनखियों से बार बार, वो बार बार उसका असर कुछ न पूछिए, वो बार बार उसका असर कुछ न पूछिए, वो बार बार उसका असर कुछ न पूछिए।
वाह वाह। आप ही की गजल का मिसरा, आपके नाम, क्या बिल्कुल। कुछ हुआ है दिल पे असर, कुछ ना कुछ न पूछिए। पूछिए। बिल्कुल। वाह शुक्रिया। वाह, मजा आ गया। शुक्रिया, बहुत बहुत ही जी। खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत अंदाज में, और बड़ा मुश्किल चैलेंज था बिल्कुल। क्योंकि हबीब वली मोहम्मद की गजल जी, थी जी, जी। और जब वो गाते हैं तो कुछ और सुनाई नहीं देता है, और ये बहुत बड़े चैलेंज पे आप पूरी उतरी, बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और और, तालियां बता जी। रही थी कि आपको बहुत पसंद किया सबने। जी बहुत पसंद किया, और इस बात से ये भी साबित हुआ कि उनके कलाम में वो जज्बा था, वो जोश था, जिसमें कहा जाता है कि अख्तर शिरानी की रोमानी शायरी में दरिया का सा बहाव है, जिसमें सच है। उसका सुनने वाला और पढ़ने वाला बहता चला जाता है। और इस वक्त रोली की इस नज़्म को सुनकर हम सब भी शायद मुकम्मल तौर पर उस नज़्म में, उस गज़ल में सो गए थे, यानी खो गए थे। जी जी बिल्कुल। और एक और बात है कि उनकी नज़मों में सलमा का नाम घूम जी। फिर के इतनी बार आता है कि ऐसा लगता है सचमुच की कोई सलमा लड़की थी। जी, जी, जी। हो सकता है उनका इमेजिनेशन हो। एक उनकी पूरी किताब है, पूरी की पूरी किताब जी है, हाँ। जिसका हर शेर सलमा के नाम नाम है। उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी जिसमें सलमा को ट्रिब्यूट पे किया, सलमा का इंतज़ार किया। और उस ज़माने में मंटो ने उन पे जो मजमून लिखा है, जी। उसमें लिखा है कि जिस जगह वो रहते थे तो उनसे मिलने जब भी कोई बुर्क़े में कोई औरत आती थी तो पूरे मोहल्ले को ये ख्याल होता कि ज़रूर सलमा आई होगी। क्योंकि उसके अंदर वो कौन है पता नहीं चल पाता था। बुर्खे का आजकल अगर फायदा भी सलमा था। आए, हाँ, अब तो मतलब आप बुर्का नहीं है तो मुश्किल होती है नहीं काफ़ी। एक्चुअली आजकल सलमा आए तो दिख सकती हैं। उस ज़माने में क्या है कि बुर्का ज़्यादा पॉपुलर था, हाँ, सभी तो बुर्का लेकिन पहनते उसका थे। फायदा भी होता था ना सलमा हाँ, को। उसमें ये कि हर बुर्क़े पे सलमा का गुमान होता था। बिल्कुल। जी, तो जब उनकी शायरी के तवस्सुस से सलमा का तस्वुर हमारे जहन में आता है तो ऐसा लगता है कि सलमा बिल्कुल परी रही होगी, बहुत खूबसूरत रही होगी। और उनका मैंने कहा कि सुबह बहार नाम का जो मजमुआ है जी। उसमें एक नज़्म है, उसका नाम है इंतज़ार। इंतज़ार। इंतज़ार का एक मिसरा मैं सुनाना चाहूँगा, और वो है, सुना है मेरी सलमा, सुना है मेरी सलमा, रात को आएगी वादी में। अच्छा, और ये सुनाया किसने उन्हें? हाँ, अभी अभी यही डिस्कस करना है। तो देखिए इस लाइन में 4 बातें ध्यान देने की हैं। सुना है, कोई प्याम नहीं आया है, ओके। कोई कंफर्मेशन नहीं है, यकीन नहीं है इस बात का वो आएगी। सुना है। सिर्फ सुना है। अच्छा, सलमा कौन सी सलमा? मेरी सलमा। अच्छा। अब सलमा को भी पता नहीं कि वो उनकी है कि नहीं है। लेकिन उन्हें यकीन है इस बात पर कि सलमा आप उनकी पूरी है। नज़्म लिख दी है, सुना है मेरी सलमा, रात को आएगी वादी में। अब सोचिए वर्ड वार चल रही है, सलमा तो सलमा, उनके भाई सलमान तक की हिम्मत नहीं हो सकती कि रात में बाहर जाएं। अब इनके इमेजिनेशन में सलमा जो है रात में आ रही है वादी में, एक पहाड़ी जगह में आ रही है, और पता नहीं अब उसका वहाँ आके क्या होने वाला है। तो अब देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़्म है। इसमें भी जो बंद हैं वो खिड़कियों की तरह से हैं, देखिएगा उन खिड़कियों से आप उस मंज़र को देखने की कोशिश कीजिए। सुना है मेरी सलमा, रात को आएगी वादी में, बहारों कैफ की बदली, बहार और कैफ उसकी घंघोर बदली, बहारों कैफ की बदली उतर आएगी वादी में, सुरूरो नूर की कौसर छिड़क जाएगी वादी में, नसीमे बादिया मंजर को महकाएगी वादी बहुत में, खूब। शबाबो हुस्न की बिजली सी लहराएगी आहा, वादी में, क्या बात। सुना है मेरी सलमा, रात को आएगी वादी में। वाह वाह। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5 बजने वाला है। हाँ, कहते हैं अभी से जाऊं, रात में आएगी और ये शायद सुबह का वक्त है। अभी से जाऊं और वादी के नज़ारों से कह आऊं, क्या बात है। अभी से जाऊं और वादी के नज़ारों से कह आऊं, बिछा दें फर्श गुल, आहा, क्या फर्श बिछा गुल दें? यानी फूलों की। फूलों का फर्श बिछा जी दें, बिल्कुल। बिछा दें फर्श गुल, वादी में गुलजारों से कह आऊं, आहा, और छिड़क दें मस्तियां फूलों की महकारों से कह आऊं, ओहो। कि सलमा मेरी सलमा नूर बरसाएगी वादी में, सुना है मेरी सलमा, रात को आएगी वादी में। बहारे वादिये रंगी को ये मुजदा सुनाओ। मुजदा क्या है? बहुत अच्छी खबर जो अभी अभी आई है, ताजी मैसेज ताजी। दे आओ। बहारे वादिये रंगी को ये मुजदा मुजदा सुनाओ, सुनाओ। जमी को निखते गुलहाए राना से सजाओ, आहा, और उस पर नाजनी कलियों का एक बिस्तर बिछाओ। उफ, ये कुछ तैयारियां ज्यादा नहीं हो रही? नहीं 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 नहीं, देखिए 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 देखिए, ये सबसे हिंदुस्तान के सबसे रोमांटिक शायर हैं। अस्मा को लग रहा है कि कुछ तैयारियां ज़्यादा हो रही हैं। अभी अगला मिसरा आप सुनेंगे
तो मालूम होगा कि कितना मासूम इश्क है। वो कहते हैं, ज़मी को निखते गुल्हाए राना से बसाऊं और उस पर नाजनी कलियों का एक बिस्तर बिछाऊं कि वो नाजुक बदन है और थक जाएगी वादी में। सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में। इसके बाद मैं एक साफ एक डिस्क्लेमर यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर, आजकल मीटू का ज़माना है। जो मैं शेर सुनाने वाला हूँ उसे सुन के पता नहीं 2-4 शिकायतें अगर इंटरनेट पे हो गई तो मेरा तो काम हो गया। तो इसलिए देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये उन्होंने 21 साल की उम्र में नज़्म लिखी थी, ये उनकी नज़्म है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो कुछ मैं पढ़ने वाला हूँ वो एज अप्रोप्रिएट हिसाब से, मतलब मैं नहीं पढ़ सकता। मैं सिर्फ फिर से बता रहा हूँ, फिर भी पढ़ते रहिए, आप जी, इतनी जी, देर जी। से पढ़ ही रहे। जी। आगे वो कहते हैं, मेरी आगोश में होगा, ओहो, मेरी आगोश में होगा वो जिसमें मरमरी उसका, वो उसके काकुले मुश्की, वो रूए नाजनी उसका, वो रुखसारे हंसी उसके, वो हुस्ने यास्मी उसका, वो जिससे शौक की दुनिया को महकाएगी वादी में। सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में। तमन्ना और हया 2 चीज़ें हैं, तमन्ना भी है और शर्म भी आ रही है। हया, शर्म। इनकी तमन्ना है, उसकी हया है, या हो सकता है इन्हीं की तमन्ना और इन्हीं की हया, इसमें एक स्ट्रगल चल रहा है। कह रहे हैं, तमन्ना ओ हया की कशमकश कैसे मिटाऊंगा, तमन्ना ओ हया की कशमकश क्यों कर मिटाऊंगा, मैं उसके यास्मी पैकर को कैसे गुदगुदाऊंगा। बस 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 बस। और उसके, मैंने पहले कह दिया था नहीं, कि ये लेकिन मैं फिर भी नहीं ये कह बहुत रहा हो हूं। गई, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। देखिए, तमन्ना ओ हया की कशमकश कैसे मिटाऊंगा, मैं उसके यास्मी पैकर को कैसे गुदगुदाऊंगा, और उसके लाले लब से किस तरह रंगत चुराऊंगा, वो फूलों और सितारों से भी शर्माएगी वादी में। सुना है मेरी सलमा रात को आएगी वादी में। इस नज्म का नाम है इंतजार। बहुत ही खूबसूरत नज्म है, लेकिन आपको याद आएगा कि जो इसका रोमांटिसिज्म है वो उनकी गज़लों में संभव नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जितना उनकी नज़मों में एक मतलब महबूब से मिलने की ख्वाहिश है और जद्दोजहद है, कितनी तैयारियां भी दानिश साहब ने बताया आपको, इतनी तैयारियां करनी पड़ती हैं एक महबूब से मिलने के लिए, लेकिन उनकी गज़लों में ये जो जीता जागता और बहुत ही क्या कहेंगे इसे, जज्बाती सा और बहुत एक्टिव सा जो आशिक कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिव, होपफुल। अच्छा, बहुत होपफुल है ना, उम्मीदें कर रहा है, तो वो इनकी गज़लों में नहीं मिलता। उनका गज़लों में जो उनकी राइटिंग है वो बिल्कुल एक रोते बिसूरते गज़लों, जितने शायरों ने लिखी हैं गज़लें रोती बिसूरती, हमेशा दुख भरी। एक लगता था जैसे पुरानी फिल्में आपको याद होंगी कि एक जो हीरो होता था वो हमेशा सर पे ऐसे हाथ रख के गज़लें गाता फिरता था, तो ये भी उसी तरह से अपनी गज़लों में रोते बिसूरते ही नज़र आ रहे हैं। उसमें कहीं भी वादी और फूल और सलमा के आने का कोई रास्ता नहीं है। बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि उनकी गज़लें जो हैं एक अलग ही अख्तर शिरानी ने लिखी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे और ही महसूस नज़में होता एक है। दूसरे ही अख्तर शिरानी ने जी, लिखी हैं। हम लोग आगे इस पे बात करेंगे, लेकिन उनकी एक गज़ल है जिसमें बड़ा उदास सा माहौल है। जी, जी। और वो मुझे याद आती है, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। बिल्कुल, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, गमे उल्फत जो न मिलता, गमे हस्ती मिलता, किसी सूरत तो ज़माने में गुजारा होता। कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता,
गोपाल मित्तल एक बहुत मशहूर राइटर हैं जो अख्तर शिरानी के बहुत करीबी दोस्त थे। तो एक बार उनसे मिलने गए। एक छोटे से कमरे में अख्तर शिरानी बैठे हुए थे, अपनी दुनिया में रहते थे। और ये बात है जब वो 35 साल के रहे होंगे। तो जब गए गोपाल मिलने तो कहने लगे, गोपाल यहाँ आओ, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है? तो गोपाल ने कहा, नहीं आवाज़ नहीं आ रही। कहने, नहीं नहीं, आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी। रात उसने पूरी गज़ल मुझे लिखा दी और मैंने लिख ली। क्या बात है। वो मुझसे बातें करती है। तो अख्तर शिरानी जो है अपनी एक अलग ही दुनिया उन्होंने बना रखी थी। जो अंदर की आवाज़ें हैं वो बस उन्हीं की आवाज़ सुनते थे, बाहर की दुनिया से उनका ताल्लुक बहुत कम हो गया था। और यही वजह है कि बहुत कम उम्री में वो दुनिया छोड़ के चले गए। और जिस ज़माने में वो शायरी कर रहे थे, बहुत रोमांटिक शायरी कर रहे थे और थेरेप्यूटिक शायरी कर रहे थे, रोमांस से इलाज कर रहे थे उस ज़माने के मसाइल का, उस ज़माने की तकलीफ़ों का, आज़ार का, फ़िक्रों का। उसी ज़माने में प्रोग्रेसिव शायरी भी हो रही थी जिसमें बड़ी पॉजिटिव चीज़ें कही जा रही थी। तो एक ज़माने में उन्होंने लिखा था, ए इश्क कहीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल। आखिर दौर में उन्होंने लिखा, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, ए इश्क न छेड़ आ के हमें, हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद हैं हम, तू और हमें नाशाद न कर, किस्मत का सितम ही कम नहीं कुछ, ये ताज़ा सितम ईजाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर। जिस दिन से मिले हैं दोनों का सब गया, आराम गया, चेहरों से बहारें सूख गई। यूं जुल्म न कर, बेदाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जिस दिन से मिले हैं दोनों का, जिस दिन से मिले हैं दोनों का, सब चैन गया, आराम गया, चेहरों से बहारें सुबह गई, आंखों से फरोगे शाम गया, हाथों से खुशी का जाम छुटा, होठों से हंसी का नाम गया, गमगीन न बना, नाशाद न कर, ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर।
जी, आज़ादी के सिर्फ एक साल के बाद यानी 9 सितंबर 1948 को 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। और हमें लगता है कि जब जब रोमांटिक शायरी की बात की जाएगी वो उन्हीं के नाम से शुरू होगी और उन्हीं के नाम पे ख़त्म होगी। आखिर में हम अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कीबोर्ड पे हमारे साथ थे इमरान खान, उभरते हुए फ़नकार हैं, बहुत ही खूबसूरत बजाते हैं। गिटार पर हमारे साथ गोल्डी थे, इनकी उंगलियां जो हैं गोल्डन हैं, बहुत खूबसूरत गोल्डन म्यूज़िक देते हैं। और उसके वायलिन पे हमारे साथ अलीम खान साहब हैं जो दिल्ली घराने के उस्ताद मौसीक़ार हैं। इनके ख़ानदान में मौसीक़ी 10, 12, 15, 16 पुश्तों से चली आ रही है। अरशद खान ये हमारे साथ थे। इनकी आपने कई बार इनके तबले की तारीफ़ की, आप इनकी तारीफ़ नहीं कर रहे थे, आप अहमद जान थिरकवा साहब की तारीफ़ कर रहे थे, जिनका असर इनकी उंगलियों में है क्योंकि ये उसी ख़ानदान से हैं। तो बहुत नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी, मोहब्बत आप लोगों की कि आपने इतने सब्र सुकून के साथ एक भूले हुए शायर को याद करने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।